जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें फ्रेंड्स अभी तक हमने क्लास 6 to 9 कवर कर लिया। अभी हम आ गए क्लास 10 में। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस को वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स हमारा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट से हो या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सके। और हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। और अपनी राय भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी राय हमें अवश्य बताया करा करिए, जो भी आपको समझ में आता है। चाहे वीडियो अच्छी लग रही तो भी बताइए, नहीं अच्छी लग रही मतलब जो भी आपको समझ में आता है, बट रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास से फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक कवर, जिसमें हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन। और गृह प्रबंधन में फ्रेंड्स हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक 4th, या आप इसको चैप्टर 4th के रूप में भी बोल सकते हैं। चैप्टर 4th हमारा क्या है? घर की सजावट। जो हम कवर कर रहे हैं वो घर की सजावट किसके अंतर्गत आता है? होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन के अंतर्गत। तो घर की सजावट में हमने फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास में ही मतलब हमने ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट किया था, और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। जैसे कि हमने किया था घर की सजावट, हमने देखी थी घर की सजावट की उपयोगिता, घर की सजावट का अर्थ देखा था, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत देखे थे हैं। फिर उसमें हमने मुख्य सिद्धांतों में सुंदरता, अभिव्यक्ति एवं उपयोगिता का सिद्धांत देखा था। गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम देखे थे, जैसे अनुरूपता का भाव, संतुलन का भाव, तालमेल का भाव और कलात्मक अनुपात का भाव। ये सारे ही पॉइंट्स को हमने किसके अंतर्गत कवर किया था? गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम के अंतर्गत। फिर हमने गृह सज्जा के मुख्य साधन देखे थे, जिसमें हमने देखा था फर्नीचर को कवर किया था। फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो फर्नीचर 5 प्रकार के होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, बेंत के फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, सरमाइका युक्त फर्नीचर और रेक्सीन युक्त फर्नीचर। तो ये सारे ही आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अभी की क्लास। देखते हैं फर्नीचर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कौन सा फर्नीचर अच्छा होता है, कौन सा फर्नीचर कितना उपयुक्त है और फर्नीचर होते कितने प्रकार के हैं। बट हम जब भी फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक परिवार द्वारा आवश्यकता अनुसार फर्नीचर खरीदा जाता है। घर का फर्नीचर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हर महीने बदला जाए, इसलिए घर का फर्नीचर खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फर्नीचर तो हम बार बार खरीदते नहीं हैं, तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है? नंबर 1 है, फर्नीचर खरीदते समय उसकी पॉलिशिंग पर ध्यान दें कि ऐसा फर्नीचर आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकता है या नहीं, घर के पेंट से मैच होता है या नहीं। जैसे अधिक नक्काशी व खुदाई वाले डिजाइन के फर्नीचर की सफाई सही रूप से न होने के कारण वह गंदा दिखाई देता है। नंबर 2 है, फर्नीचर खरीदते समय उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। केवल दिखावे के लिए ही फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3 है, फर्नीचर अत्यधिक भारी नहीं होना चाहिए। मुख्यतः जिन परिवारों का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है, फर्नीचर का टिकाऊपन तथा उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, कमरे के आकार के अनुरूप ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। छोटे कमरे के लिए बड़ा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 6 कहता है, शीशम या सागौन की लकड़ी का फर्नीचर सदैव मजबूत रहता है
और इन लकड़ियों में कीड़े दीमक भी नहीं लगते। नंबर 7 है फर्नीचर सदैव अपने बजट के अनुसार ही खरीदना चाहिए। नंबर 8 कुशन वाले फर्नीचर बहुत नरम होने के साथ साथ आरामदायक तथा खूबसूरत होने चाहिए, अतः इन्हें खरीदते समय इनमें इस्तेमाल होने वाली रुई पर भी ध्यान देती है। तो हमने कुछ 6-7 पॉइंट जाने किसके बारे में, कि जब भी आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की देखभाल कैसे आप कर सकते हैं। हमने पढ़ा ना, देखा लकड़ी का, प्लास्टिक का, बेंत का, सनमाइका का युक्त, ये हमने देख तो लिया। अब इनको खरीदते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हमने देख लिया। बट अगर हम इसको खरीद लेते हैं, सपोज हमने लकड़ी का फर्नीचर खरीद लिया मान लो, तो हमें उसका किस तरीके से ध्यान रखना, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। अधिकांशतः घर में प्रयुक्त होने वाले फर्नीचर लकड़ी के बने होते हैं। इनकी देखभाल व सफाई के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 कहता है लकड़ी के फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए, क्योंकि घर में झाड़ू लगने व बाहर से आने वाली हवा के कारण इन पर धूल जम जाती है। इन्हें प्रतिदिन साफ कपड़े या नरम ब्रश से झाड़ा जाना चाहिए। नंबर 2 है फर्नीचर पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें गीले कपड़े अथवा साबुन के पानी से भी साफ किया जा सकता है, परंतु उन्हें तुरंत ही सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। यानी कि आप उनको गीले कपड़े से साफ तो करें, बट उनको जस्ट या सूखे कपड़े से भी पोंछ दें। तीसरा है फर्नीचर की सफाई के लिए पानी में सिरका मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे फर्नीचर साफ भी हो जाता है तथा उसमें चमक भी आ जाती है। चौथा कहता है फर्नीचर पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अमोनिया या स्प्रिट आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। पांचवा है फर्नीचर पर लगी खरोंचों को दूर करने के लिए उसे मोम से रगड़ा जा सकता है। यानी कि जो लकड़ी का फर्नीचर होता है उस पर कोई खरोंच लग गया, कोई निशान लग गया, तो उसको हटाने के लिए आप मोम से उसको रगड़ के उस निशान को हटा सकते हैं। ऐसा करने से खरोंचों में मोम भर जाता है। ऐसा करने से बाद में उस पर तारपीन के तेल में भी भीगा कपड़ा फिराने से खरोंचें क्या होती है, अदृश्य हो जाती हैं। छठा है हमारा समय समय पर फर्नीचर की सतह पर पॉलिश व वार्निश आदि करवाई जानी चाहिए। इससे फर्नीचर की आयु बढ़ती है, यानी कि उसकी लाइफ अधिक हो जाती है। सातवां पॉइंट कहता है हमारा अधिक पुराने होने पर फर्नीचर के जोड़ खुल जाते हैं व उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों को भरने के लिए पुटीन प्रयोग में लाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी के फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पुटीन का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत वार्निश कर देने पर फर्नीचर में चमक आ जाती है। तो ये तो हमने 6-7 पॉइंट देखे किसके बारे में, लकड़ी के फर्नीचर का आप रख रखाव, उनकी देखभाल, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। आई होप इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि लकड़ी के फर्नीचर की आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं प्लास्टिक का फर्नीचर। तो प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल व सफाई अपेक्षाकृत सरल है। दैनिक सफाई में इन्हें केवल झाड़ पोंछ कर साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल की विधि देख लेते हैं। नंबर 1 है प्लास्टिक के फर्नीचर पर लगे दाग धब्बों को हटाने के लिए गीले कपड़ा अथवा साबुन का प्रयोग किया जा सकता है। इससे दाग व धब्बे आसानी से साफ हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल के लिए आवश्यक है कि इन्हें धूप अथवा ताप से बचाया जाए। तीसरा पॉइंट है इन पर अधिक वजन न डाला जाए। तो ये तो हमने देख लिया प्लास्टिक का फर्नीचर, जो कि बहुत ही ईजी है इनका रख रखाव। और तीसरा है धातु के फर्नीचर। घर में प्रयुक्त होने वाले कुछ फर्नीचर लोहे या एल्युमिनियम के भी होते हैं। एल्युमिनियम के फर्नीचर के लिए नियमित सफाई ही पर्याप्त है, क्योंकि इन पर जंग नहीं लगता। धातु के फर्नीचर की देखभाल व सफाई की विधि देख लेते हैं। नंबर 1 है दाग धब्बे लगने की स्थिति में गीले कपड़े व साबुन का पानी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उसके तुरंत बाद इन्हें सूखे कपड़े से पोंछना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है लोहे के फर्नीचर की देखभाल भी एल्युमिनियम के फर्नीचर के ही समान है, परंतु समय समय पर इन पर पेंट कराना आवश्यक होता है, क्योंकि पेंट हटने से लोहे के फर्नीचर पर जंग लगने की संभावना रहती है तथा यह भद्दा लगने लगता, दिखने में भद्दा लगने लगता है। फर्नीचर का बचाव देखते हैं। सूरज की किरणों से बचाव होती है, तो हमने जान लिया किसका, लकड़ी का फर्नीचर आप किस तरह से
मतलब साफ सुथरा कर सकते हैं। प्लास्टिक के फर्नीचर के बारे में, धातु की निर्मित फर्नीचरों की देखभाल कैसे की जा सकती है, ये तो हमने देख ली। अब फर्नीचर का बचाव कैसे किया जा, मतलब किस तरह से फर्नीचर को सेफ रखना, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो नंबर 1 है सूरज की किरणों से बचाव। सूरज से निकलने वाली किरणें फर्नीचर पर बहुत बुरा असर डालती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फर्नीचर को सीधे सूरज की रोशनी वाली जगह पर ना रखें। इससे फर्नीचर की पुरानी या फिर नई की गई पॉलिश खराब हो सकती है। इन्हें बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है गर्मी से बचाव। फर्नीचर को एयर कंडीशनर, आग वाली जगह और रेडिएटर से काफ़ी दूर रखें। इन मशीनों से निकलने वाली गर्मी फर्नीचर के जोड़ों को कमज़ोर कर सकती है। तीसरा है नमी से बचाव। हवा में मौजूद नमी फर्नीचर के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि कम या ज़्यादा नमी लकड़ी के फर्नीचर को फुला देती है। ज़्यादा नमी से कीड़े और फंगस या जंग लगने का खतरा पैदा होता है। चौथा है सफाई और पॉलिशिंग। फर्नीचर की देखभाल करने के लिए अच्छी वैक्स पॉलिश की ज़रूरत होती है। पेस्ट वैक्स कई सालों तक टिकी रहती है। यह हमारे फर्नीचर की नमी और धूल मिट्टी से रक्षा करती है। कौन सी पॉलिश? पेस्ट वैक्स की गई पॉलिश जो होती है। पांचवा देखते हैं स्थानांतरण के समय फर्नीचर की देख रेख, यानी कि जैसे तबादला किसी का होता रहता है, पोस्टिंग आती रहती है, तो उसके हिसाब से कैसे देखभाल किया जा सकता है। अगर आपका अस्थायी निवास नहीं है और आपको एक नियमित समयांतराल के पश्चात अपने निवास स्थान को परिवर्तित करना पड़े, तो उस समय फर्नीचर की देख रेख जरूरी है। ध्यान से फर्नीचर की दराज निकाल कर अलग रख दें। उस समय शीशे और कांच के सामानों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। तो ये तो हमने फर्नीचर को आप कैसे सुरक्षित सेफ रख सकते हैं उनके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं पर्दे। पहला हमने देख लिया क्या, फर्नीचर देखा, लकड़ी का फर्नीचर है। अब हम पर्दे देख लेते हैं। लकड़ी के फर्नीचर हमने देखे, बेंत, प्लास्टिक, ये सब हमने देख लिया। लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक के फर्नीचर, धातु की सफाई आप कैसे कर सकते हो उनके बारे में जाना। फर्नीचर का बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सभी को हमने जान लिया। अब हम पर्दे के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्नीचर के साथ साथ गृह सज्जा में पर्दों का विशेष महत्व होता है। विभिन्न खिड़की एवं दरवाजों पर कलात्मक ढंग से पर्दे लगाए जाते हैं। पर्दे न केवल गृह सज्जा के आवश्यक साधन है, वरन ये घर में रहने वालों के लिए भी उपयोगी होते हैं। खिड़की व दरवाजों की सजावट में पर्दों का मुख्य स्थान होता है। पर्दों का चुनाव देखते हैं, तो किस तरह से पर्दों का चुनाव करना है। पर्दों का चुनाव यानी कि पर्दे खरीदते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातों पर हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट कहता है पर्दों का कपड़ा अच्छी किस्म का, मजबूत एवं पारिवारिक बजट के अनुसार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पर्दे खरीदते समय कमरे की साज सज्जा, कमरे की दीवारों के रंग, फर्नीचर के कपड़े का रंग, कालीन का रंग यदि हो तो आदि का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, कपड़े का चुनाव करते समय कमरे के आकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि कमरा छोटा हो तो छोटे डिजाइन वाला कपड़ा लेना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है सरलता पूर्वक धुल सकने वाले पर्दे ही चुनना चाहिए। पांचवा, कपड़े का चुनाव करते समय कपड़े के रंग तथा धुलाई के परिणाम स्वरूप सिकुड़ने की गुणवत्ता को भी समुचित जांच कर लेनी चाहिए। छठा है कपड़े को संबंधित खिड़की या दरवाजे के आकार में फैला कर देखना, यानी कि जिस भी दरवाजे खिड़की के लिए आप पर्दा ले रहे हैं उसका आप मेजरमेंट ले करके जाइए और उसी के अनुरूप आपको देखना है। अगर कपड़ा अच्छा तथा कमरे की शोभा बढ़ाने वाला लगे तो उसे चुन लेना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, जब भी आप पर्दों का चुनाव कर रहे हैं यानी कि पर्दे खरीदने जा रहे हैं। कमरों में पर्दों की उपयोगिता देख लेते हैं। नंबर 1 है हवा एवं प्रकाश का नियंत्रण। पर्दे भवन के आंतरिक भागों में हवा, प्रकाश एवं ताप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो पर्दों को थोड़ा हटाया जा सकता है। धूल, धूप अथवा तेज प्रकाश से बचाव है तो खिड़की एवं दरवाजे पर मोटे व गहरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए। दूसरा है खिड़की दरवाजों के दोष को छिपाना, यानी कि खिड़की दरवाजा कहीं से टूटा हुआ है तो आप देखते हैं घर के दरवाजे एवं खिड़की में छोटी मोटी टूट फूट आ गई हो तो उसे पर्दों की सहायता से छिपाया जा सकता है। तीसरा, कमरे की सजावट में वृद्धि। उत्तम किस्म के पर्दे कमरे की सजावट को बढ़ाते हैं। पर्दों के बिना घर की सजावट अधूरी प्रतीत होती है। घर को सुसज्जित बनाने तथा सुंदर दिखने में पर्दों का विशेष महत्व है। घर की आंतरिक सज्जा में पर्दे गृहिणी तथा उसकी कलात्मक रुचि का प्रतीक माने जाते हैं। गृह सज्जा विशेषज्ञों के अनुसार जिस प्रकार वस्त्र महिलाओं को सुशोभित करते हैं उसी प्रकार पर्दे घर
के दरवाजे खिड़कियों आदि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और चौथा पॉइंट है एकांतता प्रदान करना। पर्दों में कमरे का वातावरण शांत बना रहता है। पर्दों द्वारा सोते समय एकांतता तथा वार्तालाप के समय बाहरी प्रभावों एवं व्यवधानों से बचा जा सकता है। जैसे बैठक में लगे पर्दे अतिथियों से वार्तालाप के समय एकांतता प्रदान करते हैं, यानी कि सेपरेटिज्म प्रदान करते हैं। तो ये तो हमने कुछ देखे पॉइंट्स किसके बारे में, कमरे में पर्दों की उपयोगिता क्या है। हमने उसमें 3-4 पॉइंट देखे। अब देखते हैं पर्दे लगाने की विधि क्या है। पर्दे हमने जब भी हमें पर्दे खरीदने हैं उसके समय हमें किन बातों का ध्यान रखना वो हमने देख लिया। पर्दों की उपयोगिता हमने देख लिया। पर्दे लगाए कैसे जाते उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 है नाप लेते समय फर्श से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पर्दा तैयार करें। ध्यान दें जमीन से कितना ऊंचाई होना चाहिए पर्दे की, 5 से 7 सेंटीमीटर। दूसरा है कपड़े की लंबाई में कम से कम 15 सेंटीमीटर का कपड़ा अधिक रखें। यदि एक धुलाई के बाद कपड़े में सिकुड़न आ जाए तो लंबाई बढ़ाई जा सके। तीसरा कपड़े का ऊपरी सिरा सिलते समय इसमें एक बना बनाया फीता लगाएं जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें हुक लगाने के लिए छिद्र बने होते हैं। चौथा है इन छिद्रों में हुक थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं। ये हुक या छल्ले प्लास्टिक या एल्युमिनियम के होते हैं तथा बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। 5वां पॉइंट कहता है पर्दों को लगाने के लिए दीवार पर रॉड या पैलमेट की आवश्यकता होती है। पैलमेट लकड़ी या प्लाईवुड के बने होते हैं जिसमें रॉड लगाई जाती है। पैलमेट की चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनमें ही छल्लों के सहारे पर्दे लगाए जाते हैं। और छठा पॉइंट है पैलमेट का प्रचलन अब समाप्त होने लगा है। अब केवल स्टील या एल्युमिनियम के रॉड में ही छल्ले पिरोकर पर्दों को उनके सहारे लगाया जाता है। इन रॉड के दोनों सिरों पर क्लैंप लगा दिया जाता है। पैलमेट आप समझते हैं वो जो पहले नहीं होता था लोहे का एक रॉड, वो क्या बोलते हैं रस्सी जैसा लोहे का आप मान सकते हैं, वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता था, उसको लगा करके उसमें हुक फंसा करके पर्दे लगाए जाते थे, उसी को पैलमेट बोलते हैं। अब दरी एवं कालीन देख लेते हैं। ये हमने पर्दों के बारे में देख लिया। आई होप जितने भी हमने पर्दों के बारे में पॉइंट्स जाने आपको पता लग गए होंगे कौन कौन से जाने। पर्दों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें, कमरों में पर्दों की उपयोगिता, पर्दे लगाने की विधि, ये हमने 2-3 पॉइंट्स पर्दे के बारे में जाने। हमने देख लिया गृह सज्जा में हमने अभी तक क्या क्या देखा। फर्नीचर के बारे में देखा, फर्नीचर के टाइप्स देखे, उनका रख रखाव देखा। दूसरा हमने जो उपयोगी देखा क्या गृह सज्जा में पर्दे देखे, उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब जो दरी एवं कालीन है वो भी हमारे घर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो उनके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। गृह सज्जा में फर्श की सजावट के लिए फर्श पर बिछावन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से दरी एवं कालीन गृह सज्जा में फर्श के बिछावन यानी कि फ्लोर कवरिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये कमरे को सुसज्जित बनाते हैं तथा ठंडे प्रदेशों में फर्श को गर्म रखने में सहायक होते हैं। भारत में इनका प्रयोग कमरे की सजावट की दृष्टि से किया जाता है। ठंडे फर्श पर नरम एवं गुदगुदे गलीचे आरामदायक होते हैं, परंतु कालीन व दरियां बहुत महंगे होते हैं जिन्हें खरीदना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। आजकल प्लास्टिक तथा पीवीसी के बिछावन भी बाजार में उपलब्ध हैं। ये तो हमने देखा दरी एवं कालीन के बारे में। अब दरी एवं कालीन की उपयोगिता क्या है उन पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो दरी एवं कालीन फर्श के लिए आवश्यक होने के साथ साथ गृह सज्जा के महत्वपूर्ण साधन भी हैं। यह घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं इनकी उपयोगिता के बारे में। नंबर 1 है फर्श के बिछावन के अनुसार संबंधित परिवार के रहन सहन एवं स्तर की पहचान की जाती है। परिवार के आर्थिक स्तर का पता चलता है। दूसरा, यदि फर्श पर बिछावन हो तो कमरे का वातावरण शांत रहता है। फर्श पर बिछे बिछावन से चलने फिरते समय इत्यादि रखने या उठाने से होने वाले अवांछित शोर से बचाव होता है। तीसरा, ठंडे प्रदेशों में यह बिछावन बिछे होने से वातावरण उष्ण प्रतीत होता है तथा बच्चों का फर्श पर खेलते समय ठंड से बचाव होता है। साथ ही फर्श पर बिछावन होने से उस पर सोया भी जा सकता है। तो ये तो हमने 3 पॉइंट ही देखे। चौथा है अधिकांशतः फर्श पर खेलते समय बच्चों को गिरने से चोट लग जाती है, परंतु बिछावन होने से उन्हें चोट से बचाया जा सकता है। 5वां, फर्श
पर गहरे रंग की कालीन बिछी होने से कमरे की शोभा और बढ़ जाती है। छठा है, फर्श की टूट फूट आदि को इन बिछावनों के माध्यम से छिपाया जा सकता है। सातवां पॉइंट, यदि घर पर सही आकार का बिछावन यानी कि कालीन बिछी हो तो कमरा आकर्षक एवं समानुपातिक प्रतीत होता है। आठवां पॉइंट है, दरी व कालीन कमरे में होने वाली सीलन आदि के प्रभावों को रोकने में सहायक होती है। दरी व कालीन को बिछाने से पहले उनके नीचे अखबार अथवा रेक्सीन का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनका बचाव हो सके। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट जाने किसके बारे में, दरी एवं कालीन की उपयोगिता क्या, उनके बारे में हमने जाना। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, बेंत से निर्मित फर्नीचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में। दूसरा, कौन सा फर्नीचर उच्च कोटि का माना जाता है? तीसरा, लकड़ी के फर्नीचर पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 4 कहता है, ठंडे फर्श पर किस प्रकार के गलीचे आरामदायक होते हैं? तो ये तो आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन। आई होप आपने इनके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। प्लीज़ फ्रेंड, मैं बार बार कहती हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए क्योंकि आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपको अपना लेवल पता लगेगा कि इस सीरीज़ को पढ़ने का कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, गृह सज्जा के अन्य साधन। हमने पर्दे देख लिए, वह फर्नीचर के बारे में देख लिया, दरी एवं कालीन, इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य साधन हैं जो गृह सज्जा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, भूमिका निभाते हैं। देखते हैं, गृह सज्जा में कई ऐसे साधन हैं जिनका स्थान महत्वपूर्ण है तथा इनके बिना सज्जा अधूरी लगती है। ये साधन कमरे की सजावट में विभिन्नता लाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनमें चित्र, पेंटिंग, कलात्मक मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएं, पुस्तकें, लैंप सेट, झूमर, गद्दियां तथा कुशन सजावटी वस्तुएं आदि महत्वपूर्ण साधन है। गृह सज्जा के अन्य साधनों में महत्वपूर्ण साधन निम्नलिखित है। कौन कौन से? नंबर 1 है, विभिन्न प्रकार के चित्र। दीवारों पर चित्रों, पेंटिंगों का विशेष स्थान है। गृह सज्जा में चित्र लगाने से गृहिणी की रुचि का पता चलता है। दीवारों के अनुकूल ही चित्रों को लगाना चाहिए। घर में चित्र सही स्थान पर लगे होने चाहिए जिनकी निम्नलिखित उपयोगिता होती है। नंबर 1 है, हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड चित्र। तो हस्त निर्मित चित्र को फ्रेम में जड़कर कमरे में सजाने से कमरे की भव्यता को एक नया रूप मिलता है। दूसरा, कमरे में सजे ये चित्र मानवीय कलात्मक अभिरुचियों का वास्तविक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा पॉइंट है, बैठक कक्ष में कलात्मक चित्र ही लगाए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट है, शयन कक्ष में परिवार के सदस्यों, मित्रों आदि के चित्र लगाना अच्छा माना जाता है। और पांचवा पॉइंट है, बच्चों के कमरे में स्वास्थ्य एवं सदाचार संबंधी तथा महापुरुषों के चित्र लगाए जाने चाहिए। तो ये हमने देखे किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के चित्र। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं गृह सज्जा के अन्य साधनों में पुष्प सज्जा यानी कि जो फूल डेकोरेशन होता है, पुष्प सज्जा होता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है गृह सज्जा में। देखते हैं, पुष्प प्रकृति के अनमोल उपहार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित करते हैं। घरों में एक और जहां फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं वहीं दूसरों ओर फूलों के गुलदस्ते अर्थात पुष्प व्यवस्था द्वारा घर की आंतरिक सज्जा में वृद्धि की जा सकती है। पुष्प द्वारा 2 प्रकार से घर की सजावट की जा सकती है। नंबर 1 बाह्य सजावट, नंबर 2 आंतरिक सजावट। तो बाह्य सजावट देखते हैं, घर के बाह्य सजावट मतलब बाहर की सजावट। बाह्य सजावट में घर के आगे या पीछे जो खाली स्थान है उनमें क्यारी बनाकर फूलों वाले पौधों को उगाया जा सकता है। कुछ फूलों को गमलों, डिब्बों या लकड़ी की पेटियों में लगाया जाता है। आजकल खिड़कियों एवं छत से लटकी बेलों का चलन है। दूसरा है आंतरिक सजावट। इसमें घर में रंग बिरंगे फूलदान, बोतलों, शीशियों, कांच के कटोरों में फूल लगाकर पुष्प सज्जा की जाती है। घर में पुष्प सज्जा की विविध शैलियों द्वारा सज्जा की जा सकती है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 परंपरागत शैली। इस शैली में भिन्न भिन्न रंग के पुष्प गुलदस्तों में लगाए जाते हैं तथा पुष्प के रंगों के अनुसार फूलदान के आकार पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा है विदेशी शैली। परंपरागत शैली हमने देखी, विदेशी शैली देखते हैं। विदेशी शैली में इकेबाना, ध्यान दीजिएगा, इकेबाना, ये जो 1-2 पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, मैं आपको अलग से कराऊंगी, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा तो आप अभी के लिए पढ़ लीजिए। इकेबाना महत्वपूर्ण है। इस शैली में प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधे का भाव प्रदर्शित होता है। किसमें? इकेबाना में। जो विदेशी शैली हम पढ़ रहे हैं यह जापानी शैली है। तीसरा है आधुनिक शैली। यह विदेशी शैली एवं परंपरागत शैली का मिश्रित रूप है। इसमें पुष्प गुलदस्ते में न लगाकर किसी अन्य पात्र में
पिन होल्डर की सहायता से लगाया जा सकता है। जो आधुनिक शैली है इसमें जब भी फूल पत्तियां लगानी है तो वो उसको आप पिन होल्डर की सहायता से लगाए जा सकते। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास गुलदस्ते ही हों। अब तीसरा देख लेते हैं लैंप सेट तथा झूमर के बारे में। हमने पुष्प सज्जा देख लिया है, फिर विभिन्न प्रकार के चित्र देख लिए। अब जो लैंप सेट होते हैं और झूमर होते हैं ना, वो भी हमारे गृह सज्जा में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। प्रकाश के उपकरण भी घर की सजावट के उत्तम माध्यम है। सुंदर मोमबत्ती स्टैंड, सजावटी दीपक, बिजली के लैंप सेट आदि को आवश्यकता अनुसार चाहे जहां रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दीवार पर लगाई जाने वाली सजावटी लाइटें तथा छत पर लटकाने वाले झूमर भी घर की सजावट का उत्तम माध्यम माने जाते हैं। कमरे के रंग के अनुसार ही लैंप सेट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा लैंप सेट तथा झूमर के बारे में। चौथा है सजावटी वस्तुएं। गृह सज्जा में सुंदर खिलौने, कलात्मक वस्तुएं जैसे शीशे, चांदी तथा लाख की बनी एश ट्रे, कैंडल स्टैंड, वॉल हैंगिंग आदि वस्तुओं से घर सजाया जा सकता है। नंबर 5 पे मनोरंजन की कुछ वस्तुएं देख लेते हैं। मनोरंजन के साधनों की उपयोगिता सजावटी साधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इन उपकरणों की ध्यान दीजिएगा, जो मनोरंजन की वस्तुएं हैं इनको भी घर की सजावट की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन उपकरणों की आकृति आकर्षक तथा देखने में सुंदरता प्रतीत होती है, अतः इन्हें गृह सज्जा के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनोरंजन के घरेलू उपकरण है रेडियो, टीवी, 2-in-1 टेप रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर आदि तथा साथ ही पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक होती है। इन्हें सेल्फ पे रखने से सेल्फ सुसज्जित दिखाई देता है। अब ये हमने 4-5 पॉइंट्स देख लिए किसमें, गृह सज्जा के अन्य साधन में। अब गृह सज्जा की विभिन्न शैलियां हम देख लेते हैं। तो गृह सज्जा के कार्य करने के ढंग व तरीकों को गृह सज्जा की शैलियां कहा जाता है। शैलियों से आप समझिए ना, गृह सज्जा, ध्यान दीजिएगा, गृह सज्जा के कार्य करने के ढंग व तरीकों को ही गृह सज्जा की शैलियां कहा जाता है। गृह की सज्जा में 3 शैलियों का प्रयोग किया जाता है, देसी, विदेशी एवं मिश्रित शैली, जो अभी हमने पढ़ी। नंबर 1 है देसी अथवा भारतीय शैली, यानी कि देसी शैली को आप भारतीय शैली भी कह सकते हैं। घर की सजावट में परंपरागत ढंग के अनुसार की गई सज्जा भारतीय या देसी शैली कहलाती है। इस शैली में स्वच्छता, शुद्धता एवं भारतीय परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। घर में जूते चप्पलों का प्रवेश वर्जित होता है। उठने तथा बैठने की आरामदायक व्यवस्था होती है। रसोई घर में फर्श पर बैठकर भोजन किया जाता है तथा भोजन पकाने का कार्य भी जमीन पर ही बैठकर किया जाता है। कौन सी शैली के अंतर्गत, देसी अथवा भारतीय शैली के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं विदेशी या पाश्चात्य शैली। विदेशी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, पाश्चात्य शैली। यह गृह सज्जा की दूसरी महत्वपूर्ण शैली है। इस शैली में अधिकांश घरेलू कार्य खड़े होकर किए जाते हैं। भोजन कुर्सी, मेज, डाइनिंग टेबल पर बैठकर किया जाता है। कभी कभी मेज के पास खड़े होकर भी भोजन लोग करते हैं, आपने देखा होगा। जूते चप्पल पहनकर सभी घरेलू कार्य होते हैं। वॉश बेसिन, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा इत्यादि इस शैली की ही देन है। नंबर 3 है मिश्रित शैली। यह देख लेते हैं। यह देसी तथा विदेशी शैली का संयुक्त स्वरूप है। इस शैली में भारतीय एवं पाश्चात्य शैली के तत्वों को मिलाकर गृह सज्जा होती है। आजकल अधिकांश घरों में इस शैली का ही प्रचलन है, यानी कि देसी विदेशी मिक्स दोनों जो शैली है वही हमारी क्या होती, मिश्रित शैली। और आज के आधुनिक युग में मिश्रित शैली का ही प्रचलन है। परंतु कुछ ऐसी जगह आज भी है जहां परंपरागत यानी कि भारतीय शैली का निर्वहन होता है, यानी कि उसको निभाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने तीन पॉइंट देखे किसके बारे में, गृह सज्जा की विभिन्न शैलियाँ। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने पर्दों के बारे में पढ़ा है, फर्नीचर के बारे में पढ़ा, पर्दे लगाने की विधि हमने देखी, दरी एवं कालीन देखा, दरी एवं कालीन की उपयोगिता देखी, गृह सज्जा के अन्य साधन देखे। गृह सज्जा के अन्य साधन में हमने क्या क्या देखा, विभिन्न प्रकार के चित्र, पुष्प सज्जा है जिसमें हमने देखा बाह्य सजावट, आंतरिक सजावट, परंपरागत शैली, विदेशी शैली, आधुनिक शैली, लैंप सेट तथा झूमर देखा हमने, सजावटी वस्तुएं देखी, मनोरंजन की वस्तुएं देखी और गृह सज्जा की विभिन्न शैलियाँ देखी, जिसमें हमने देसी, विदेशी एवं मिश्रित शैली के बारे में डिटेल में पढ़ा थी। ये सारे ही पॉइंट्स हमने आज कवर किए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। फिर भी मैंने पूरा ही पढ़ाने का कोशिश किया, यानी कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, बट फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य पूछ सकते हैं और अपनी राय हमें दे भी सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह
रह जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, सीरीज समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा अगर आपके को क्लास ये समझ में आ रही है, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। और आज की क्लास फिर यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।